नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है बाप बेटी का अनोखा प्यार। तो दोस्तों, इस कहानी को डेली इसके एपिसोड आते रहेंगे, अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अरे थोड़ा ध्यान से काम करो, देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज का ये दिन यादगार बन जाना चाहिए और फूलों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे जहाँ से भी मंगवाओ, पर बस कमी नहीं रहनी चाहिए। आज शिल्पा बहुत खुश है। आज उसके पापा को बहुत शांति और सुकून मिल रहा होगा। यह अनोखा परिवार समाज के लिए एक मिसाल जो बन गया है। आज दयानंद जी की मूर्ति का अनावरण समारोह जो आयोजित किया है, विधायक महोदया शिल्पा आनंद जी की बेटी की देखरेख में इस भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसने इस समारोह को यादगार बनाने की ठान ली है और सर पैर एक करके लगी हुई है बस तैयारी करने में। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें नम हैं। वह हर व्यवस्था को खुद देख रही है। दयानंद जी की मूर्ति को एकटक देखते हुए वह अपने आप से ही बातें किए जा रही है कि आज पापा आप होते तो कितना खुश होते। शिल्पा को यूं अपने आप से बातें करते देखकर घनश्याम जी बोले, क्या बात है बेटा, किससे बातें कर रही हो? शिल्पा ने जल्दी से अपनी भीग आई आंखों को पोंछा और घनश्याम जी की ओर मुखातिब होते हुए कहा, कुछ नहीं अंकल, बस पापा की याद आ रही थी। आज वे होते तो कितना खुश होते। घनश्याम जी का भी गला भर्रा गया। उन्होंने शिल्पा के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा आज वह होता तो नाच गा रहा होता और पूरी दुनिया को बताता कि यह है मेरा परिवार, इतना बड़ा। बेटा उसने वो सब किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। उसके इस परिवार में सब नायाब हीरे हैं, सब जगजगाते रहेंगे, खुद भी रोशन होंगे और दूसरों को भी रोशनी करेंगे। इन हीरों के दिल मोम के हैं और ये सब के सब हुनर के जादूगर हैं। देखो ना बेटा, जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाया करते थे वे आज आश्चर्यचकित थे। शिल्पा खिलखिलाकर हंस पड़ी, साथ ही घनश्याम जी भी। हंसते हंसते दोनों की आंखें भर आई। शिल्पा, अंकल मैं बाहर जाकर सारा इंतजाम देखती हूँ, कहीं कोई कमी ना रहनी चाहिए, नहीं तो पापा कह देंगे उनकी बेटी ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। अंकल आप तब तक आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। घनश्याम जी मुस्कुराते हुए, ठीक है बेटी, तुमने भी कुछ खाया या नहीं? शिल्पा, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, आप भी कुछ खा लीजिए। शिल्पा वहाँ से बाहर चली जाती है। घनश्याम जी शिल्पा को जाते हुए देखते रहते हैं, सोचते हुए कितनी सुंदर, सौम्य और होनहार है। बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें, कमर तक झूलते लहराते बाल, लंबा कद, गुलाबी रंगत लिए दूध सा झक सफ़ेद रंग, मानो छूने से भी गंदी हो जाए। कितना मीठा बोलती है, कभी किसी से ऊंचा बोलते हुए नहीं सुना। भगवान इसे सदा सुखी रखना। ये भी तो सबकी खुशी का कितना ध्यान रखती है। इतने में चंपा काकी कमरे में आती है और घनश्याम जी को अकेले मुस्कुराते देखकर पूछती हैं, अकेले अकेले इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई विशेष बात है तो हमें भी बताओ। घनश्याम, कुछ नहीं, बस दयानंद जी की याद आ रही थी। शिल्पा इतनी बड़ी हो गई है पर लगता है मानो कल की ही बात हो। बातें करते हुए दोनों अतीत की यादों में खो जाते हैं। दयानंद जी के पिता जमींदार थे, जो एक मध्यम वर्गीय खाता पीता परिवार था और अपने माता पिता के वो इकलौती संतान थे। उनके माता पिता के भी जो भी बच्चे होते थे वो पैदा होने के तुरंत बाद ही मर जाते थे। कितने ही झाड़ फूक करवाई, क्या क्या नहीं किया दयानंद जी की माँ ने। पत्थर पत्थर देवता बना पूज लिए थे। दयानंद जी बड़ी मिन्नतों पूजा पाठ के बाद एक फक्कड़ बाबा की दया से हुए थे। तो दादी ने तो नाम ही रख दिया दयानंद, यानी दया से मिला हुआ। याद है वह घनघोर अंधियारी काली रात जब दयानंद जी पैदा हुए। उनकी दादी और पिता उन्हें पास के शिवालय में बाबा भोलेनाथ के परम भक्त जटाधारी एक साधु के पास लेकर उन बाबा के शरण में पहुंच गए। उनकी दादी बाबा से कहने लगी कि बाबा, इस बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दे दो। आपके आशीर्वाद से मेरा पोता चिरंजीवी होए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हम दुखियारों पर। बाबा ने बच्चे को अपनी झोली में डालकर भोलेनाथ जी के चरणों में रख दिया। फिर कुछ देर मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करते हुए बभूत का टीका बालक के माथे पर लगाया और वापस जाने का इशारा किया कि ले जा, जा। अब
इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये अब भी जिएगा, कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद है इसे। दादी बाबा का गुणगान करते हुए बच्चे को लेकर घर आ गई। खैर, भोलेनाथ की कृपा से बच्चा जी तो गया, लेकिन अक्सर बीमार रहता। गांव के लोग बताते कि दादी एक बोरी सरसों बच्चे की नज़र उतारने में ही लगा देती। ऐसा कोई दिन न जाने देती कि उसने नून राई ना की हो। बच्चे का हमेशा फटे पुराने दूसरों के कपड़े पहनाती, मुंह पर हमेशा काजल लगाए रखती जो आंखों में कम और चेहरे पर ज़्यादा दिखाई देती थी, और बच्चे को हमेशा घर के अंदर ही रखती, किसी के सामने भी बच्चे को नहीं ले जाती। यहाँ तक कि पिता पढ़ा लिखा अच्छा जमींदार होते हुए भी दादी बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं थी, जबकि दादी खुद 5वीं पास थी, पढ़ाई का महत्व जानती थी। दयानंद के पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन दादी टस से मस न हुई। आखिर माँ के आगे उन्होंने भी हार मान ली। अभी बालक दयानंद 10 वर्ष का ही हुआ था कि उसके पिताजी एक हादसे में चल बसे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी बूढ़ी दादी और माँ के कंधों पर आ गई। दयानंद जी की माँ अपने बच्चे को हमेशा बीमार देखकर भरा पूरा घर होते हुए भी सूख कर काटा हो चुकी थी। ना कभी ढंग से खाना खाती, बस हमेशा बच्चे की चिंता में रहती। और दयानंद के पिता की मौत के बाद तो वह बिल्कुल खाट में ही लग गई थी। विधवा होने के बाद तो उसने बिस्तर से कभी सिर उठाकर ही नहीं देखा, और लगभग 6 महीने बीमार रहने के बाद वह भी चल बसी। अब घर की और दयानंद की सारी जिम्मेदारियां बूढ़ी काकी पर आ गई थी। बूढ़ी काकी दयानंद को बहुत प्यार करती थी। वह जो भी चीज़ें मांगे, ना तो दादी के मुंह से कभी निकलता ही नहीं था। अत्यधिक लाड और प्यार ने बालक दयानंद को जिद्दी बना दिया। वह दिन भर शरारतें करता और दादी से अपने मनपसंद के खाने की फरमाइशें करता। बेचारी बूढ़ी दादी अब एक तो उम्र के हाथों लाचार हो चुकी थी, और दूसरा जवान बेटे और बहू के मौत से उसे और भी ज़्यादा तोड़ दिया था। पर वो कर भी क्या सकती थी, उसे तो जीना ही था अपने पोते के लिए। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसके ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा था, उसने उसकी भी उम्र कम कर दी थी। वो इतनी बूढ़ी तो नहीं थी, पर परिस्थिति ने उसे बूढ़ा बना दिया था। जब कुछ करना हो तो वो चंपा को बुला लेती थी। चंपा भी दुखों की मारी थी, वो भी विधवा थी। वह दादी की मदद कर देती थी, लेकिन उसका भी तो वैसे एक ही तो सहारा थी। वो भी दयानंद की ही उम्र की थी, बस लगभग 2-4 साल बड़ी होगी। 11 वर्ष की उम्र में चंपा का ब्याह हो गया था, और 13 वर्ष की उम्र में विधवा। जब चंपा के खेलने खाने की उम्र थी, तब चंपा विधवा होने का दंश झेल रही थी। चंपा नाते से दयानंद की काकी लगती थी। चंपा का भी कोई नहीं था, तो दादी के घर पर ही रहने लगी थी। कई कई बार दयानंद और चंपा की लड़ाई भी हो जाया करती थी। तब दादी दोनों को डंडे से पिटाई कर देती। ऐसे ही समय अपनी गति से बह रहा था। दादी चाहती थी कि अब दयानंद की शादी कर देनी चाहिए, किंतु वह तो ठहरा आजाद पंछी। पता नहीं क्यों, लेकिन शादी का नाम सुनते ही बिदक जाता। दिन भर आवारागर्दी करता, कभी दोस्तों के घर खा लेता, तो कभी किसी का बाग उजाड़ देता। जब मन करता घर आता, नहीं तो किसी की गौशाला में ही रात बिता देता। पहले तो गांव वाले बेचारी दादी की खातिर ढूंढ ढूंढ कर उसे घर लाते, मगर अब तो यह सब रोज की दिनचर्या हो गई थी, तो दादी भी करवटें बदलते हुए सो जाती। पर दयानंद को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहता। एक दिन दादी दयानंद की चिंता में और उसकी शादी की अधूरी चाहत को मन में लेकर बहू बेटों के पास पहुंच गई। उस दिन दयानंद बहुत रोया। वह दादी से लिपट कर ऐसे रोए जा रहा था जैसे उसका रोना सुनकर दादी पिघल जाएगी और उसे माफ़ कर देगी, उठकर बैठ जाएगी। उसने दादी को छोड़ा ही नहीं। बहुत मुश्किल से समझाकर गांव वालों ने दादी का अंतिम संस्कार किया। दयानंद की फूटी किस्मत पर पूरा गांव आज फूट फूट कर रोया। दादी की मृत्यु के बाद अब दयानंद जैसे खामोश सा हो गया। गांव वालों ने ही उसकी देखभाल की। उसके दोस्त उसे अपने घर में खाना खिला देते। चंपा काकी भी उसका सारा काम कर देती। वह अब तो घर लौटता ही नहीं था। कभी कभार कपड़े लेने आता, वरना खाना दोस्तों के घर और नहाना नदी पर कर लेता था। चंपा काकी भी अब अपने घर आ गई। उसका भी तो एक सहारा थी दादी, जो चल बसी थी। अब दादी के बिना दादी का घर जैसे उसे खाने को दौड़ता था। चंपा अब अपने घर से ही दयानंद के लिए
खाना बना देती। दादी के बाद चंपा का दूसरा सहारा उसकी काकी सास थी। चंपा अब उसके पास ही रहने लगी थी। अब तो दयानंद का घर सभी आवारा लड़कों का भी घर बन गया था। अपने घरों में तो माँ बाप की टोका टाकी होती, जो इस उम्र में बिल्कुल भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती। दयानंद का घर उनका एक स्थायी ठिकाना होता जा रहा था। माँ बाप भी सोचते बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, दयानंद के घर ही होंगे। स्कूल से आने के बाद वही उनकी महफिल जमती। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दयानंद के दोस्तों पर अब जिम्मेदारी आने लगी थी, इसलिए सभी लड़के काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ काम की तलाश में शहर में चले गए थे। अब ये 4 दोस्त बचे, जिसमें से भी 2 लोग की नौकरी लग गई थी, जबकि घनश्याम और दयानंद कुछ छोटे मोटे काम करके अपना घर चला रहे थे। लेकिन चारों रहते दयानंद के घर में ही थे। जिसकी शादी होती जाती वही अपने घर जाता। एक दिन शाम को वो लोग घूमने गए हुए थे और घूमते घूमते बातों ही बातों में गांव से बहुत दूर जंगल में निकल गए। जब उन्हें ध्यान आया तो पता चला कि काफ़ी रात हो गई है। अंधेरा काफ़ी हो गया था और जंगल में जंगली जानवरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो सारे तुरंत वापस लौटे और तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए गांव की तरफ लौटने लगे। जब वह तेज़ कदमों से चलते हुए आ रहे थे तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस तरह घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वह एकदम से चौंके और चलते चलते रुक गए और इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ कोई नहीं था। पहले तो वे घबरा गए, फिर साहस करके झाड़ियों में बच्चे को खोजने लगे। तभी कुछ दूर पर एक झाड़ी में कुछ कपड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया और आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो एक 3-4 दिन का बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था और वह लगातार रोए जा रहा था। बच्चे को देखकर दयानंद के दोस्तों ने कहा, चलो भाग लो यहाँ से, परंतु 1-2 ने कहा, नहीं, इस बच्चे को हमें बचाना चाहिए, वरना जंगली जानवर रात को ही इस बच्चे को खा जाएंगे। जैसे ही सभी दोस्त पीछे मुड़कर चलने लगे, तभी पास ही पेड़ के पत्तों का ढेर पड़ा था, जिसमें से एक हाथ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे पेड़ के पत्तों से ढका हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। शायद वह इस बच्चे की माँ ही होगी। उसको देखकर सभी लोग भागने लगे। सभी एक साथ दौड़े और बोले, जल्दी निकलो, यह तो मर्डर केस लग रहा है, कहीं हम ही ना फंस जाएं इसमें। वो भागकर कुछ दूर ही गए थे कि फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दयानंद को एकदम से बच्चे का ध्यान आया, तो वह बिना किसी से कुछ बोले तुरंत वापस मुड़ लिया और सीधे दुर्घटना वाले स्थान की ओर भागा। जब तक उसके दोस्त कुछ समझ पाते, वह काफ़ी दूर निकल गया। उसके दोस्त समझ गए कि वह बच्चे को लेने के लिए गया है। उसी पर दया आ गई होगी, क्योंकि ये सभी जानते थे कि उसके हृदय मोम जैसा है, वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। ये सब भी डरते डरते उसके पीछे भागे। जब तक वे पहुंचते, दयानंद बच्चे को लेकर वापस आ रहा था। घनश्याम, क्या बे, मरवाएगा? यह मर्डर केस है, हम सब फंस सकते हैं इस एक बच्चे के कारण। इसमें तू तो जेल जाएगा ही और साथ में हमें भी जेल की हवा खिलाएगा। दयानंद, तुम लोग साले इंसान हो या इंसानियत के नाम पर धब्बा? अबे इतना छोटा बच्चा रो रहा है और ऊपर से रात, कोई जानवर ही इसे खा जाएगा तो क्या होगा? कल सुबह सुबह जब पुलिस आएगी तो बच्चा उनको दे देंगे। घनश्याम, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? जब पुलिस को पता चलेगा कि बच्चा हमारे पास है तो सबसे पहले वो हमें ही दबोचेगी, मर्डर का इल्ज़ाम भी हम पर ही लगा देगी, वो अलग। सुभाष, जो कि उनका दूसरा दोस्त है, अरे ओ बुद्धिहीन मानव, बच्चे को फेंक और घर चल, वरना बेमौत मारे जाओगे। पुलिस को तेरी इंसानियत दिखाई नहीं देगी, वो तो बस मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के नाम पर प्रमोशन और तमगे लेगी। दयानंद, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, मैं बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वैसे भी अगर सच में मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं। फंसूंगा तो मैं ही फंसूंगा, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं बच्चे को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वे सब एक साथ चिल्ला पड़े, भाड़ में जा, हम तो जा रहे हैं, अगर फंसेगा तो हम नहीं आएंगे बचाने। दयानंद को कोई जवाब नहीं दिया। दयानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बच्चे के पास आ गया और उसे गोद में उठा लिया।
दयानंद की गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया। दयानंद ने देखा रो रो कर बच्चे की आंखें और मुंह दोनों पूरी तरह से लाल हो रहे थे। गोद में आते ही वह दयानंद को देखने लगा और अंगूठा चूसने लगा। दयानंद ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। दयानंद ने उसे अपनी छाती से भींच लिया और चल दिया घर की ओर। उसके दोस्त भी आगे आगे चल रहे थे। आखिर वे भी इंसान थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से वे सब करने को मजबूर थे। हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी आम इंसान ऐसा अमानवीय कृत्य कर ही जाता है। सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर ही जाता है। रात काफ़ी हो गई थी। देर हो जाने के कारण वे अपने घर ना जा पहुंचकर सीधे दयानंद के घर चले गए। उसके माता पिता भी जानते थे यह सब दयानंद के पास ही होंगे। उनका यही तो एक ठिकाना था, इसलिए कोई खास खबर नहीं करता था। दयानंद उनसे बोला, तुम लोग घर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से काका काकी लोगों को कोई भी परेशानी हो, या जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूँगा। तुम साथ में रहे तो कोई मुसीबत में फंस सकते हो। देखो, मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, परंतु तुम्हारी वजह से घर वाले मुश्किल में आ सकते हैं। ये सब एक दूसरे को देखने लगे। बोले, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले बच्चा भूखा है, रो रहा है। वे सब चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि उसके घर कोई बच्चा है, तो जैसे ही बच्चा रोता उसके मुंह पर हाथ रख देते। अनाड़ी जो ठहरे। दयानंद का खाना चंपा काकी रख गई थी, तो वो बच्चे को रोटी खिलाने लगा। बच्चा रोटी चूसता और फिर जोर जोर से रोने लगता। फिर घनश्याम को ध्यान आया कि शायद चंपा काकी ने किचन में दूध रखा है। वह एक कटोरी में दूध ले आया और अब बच्चे को थोड़ा सा छोटा सा मुंह और दूध की कटोरी इतनी बड़ी। दूध पिलाए तो पिलाए कैसे? तभी सुभाष चम्मच लाए और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाने लगी। देखते ही देखते बच्चा सारा दूध पी गया। उन्होंने फिर और दूध लाया और पिलाया तो बच्चे ने पूरी तरह उल्टी कर दी। बच्चे के सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। बच्चे के और कपड़े नहीं थे, ना ही इतने छोटे बच्चे को वो लोग संभाल पा रहे थे। अब दयानंद ने घनश्याम से कहा कि वह जाकर चंपा काकी को बुला लाए, लेकिन इतनी रात को उन्हें भी कैसे बुलाते? अगर किसी को पता चल जाता तो सबके सब मारे जाते। तो किसी तरह से बच्चे के कपड़े उतारे और उसे गमछे में लपेट कर रखा। तब पता चला कि यह एक कन्या है। अब तो दयानंद और भी सावधान हो गए। एक लड़की को तो बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता था। खैर, बच्ची की आवाज़ के साथ सारा गमछा गीला था। उसने उसे बिस्तर पर लिटाकर गमछा हटाकर देखा तो अब की बार बच्ची ने पोटी कर दी थी। पोटी को देखकर सभी दूर हट गए। दयानंद जी को तो उसकी स्मेल से उबाक आने लगी। अब क्या करें, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। दयानंद जी ने ही मुंह पर कपड़ा बांधकर पोटी साफ करी और अब एक चादर में लपेटकर फिर से उसे सुला दिया। बच्ची थोड़ी देर बाद खेलने के बाद वापस से सो गई, परंतु उसकी सारी रात करवटें बदलने में ही कटी। दोस्तों, ये कहानी का छोटा सा ट्रेलर था। चलिए इस पूरी कहानी को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक कमेंट करके बताइए कि कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।